तुम्हारे लिए कुछ करने की। अरे बच्चों भाई 2 गुना से कम नहीं। कुमार, फाइल नई शर्तों के साथ तैयार है। यस मैडम। लाइए ये लो चाचा। अरे बिटिया, तुमसे कुछ गलती हो गई। ऐसा तो 4 गुना है। अरे नहीं ठीक है। चाचा, अपने हक का मालूम होना चाहिए आपको, नहीं तो कोई धोखा दे जाएगा ना। जब तुम हमारे साथ हो बिटिया, तो कोई हमें धोखा कैसे दे सकता? भारत सरकार का भूमि अधिग्रहण विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन का मुआवजा मार्केट वैल्यू का 4 गुना और शहरी जमीन का 2 गुना देगा। घर के एक सदस्य को नौकरी या ₹24,000 तक वार्षिक वृत्ति 20 साल के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन विधेयक को 5 सितंबर 2011 को मंजूरी दी और विधेयक संसद में विचाराधीन है। अपनी जमीन का हक लीजिएगा जरूर। मुझे घर का प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए बस। हाँ कुमार, फिर से लीव चाहिए मैम। फिर से लीव? बिल्डर के साथ मीटिंग है घर के सिलसिले में। पर आपका घर तो पिछले साल मिलने वाला था ना। घर तो सिर्फ पेपर में है मैम, वो भी छोटा निकला। घर बेचते वक्त बोला था कि 2000 स्क्वायर फीट है, बाद में पता चला कि वो सुपर एरिया है। कारपेट एरिया तो 1350 स्क्वायर फीट है। तब से ये सुपर एरिया और कारपेट एरिया के बीच में गोल गोल घूम रहा हूँ। अब ये घर कब मिलेगा इसकी कोई खबर नहीं। तो चलो खबर ले लेते हैं। रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल एक ऐतिहासिक कदम होगा। भैया मैडम आप बैठो। देखेंगे तो जरूर। पर आप ये बताइए कि आप ये हवाई के लिए बनाना कब बंद करेंगे? आपके घर की कॉस्ट सिर्फ कारपेट एरिया पर बेस्ड होगी। पोजेशन डिले हुआ तो फुल रिफंड का ऑप्शन होगा। बिल्डर को प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले सारे क्लियरेंसेस लेने होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रियल एस्टेट विनियमन व विकास विधेयक को 4 जून 2013 को मंजूरी दी और विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा। अपने घर का हक लीजिएगा जरूर। मिलो हम आ गए, मिलो हमें जाना है। कुछ सपने सच हुए, कुछ सपने सच करके दिखाना है। मिलो हम आ गए, मिलो हमें जाना है। कुछ सपने सच हुए, कुछ सपने सच करके दिखाना है। मिलो हम आ गए, मिलो हमें जाना है। कुछ सपने सच हुए, कुछ सपने सच करके दिखाना है। मिलो हम आ गए, मिलो हमें जाना है। चाहो या न कर, देख लो जिधर नया है समा, नई है टक्कर, आशा भी नई है, जोश भी है नया। नई जिंदगी राह में है, नई रोशनी गहरा जो अंधेरा फैला था वो गया। हमको ये रोशनी घर घर पहुंचाना है। मिलो हम आ गए, मिलो हमें जाना है। कुछ सपने सच हुए, कुछ सपने सच करके दिखाना है। मिलो हम आ गए, मिलो हमें जाना है। Children, next week there is a show and tell competition. और इस बार का टॉपिक है सद्भाव। अच्छा टॉपिक है यार। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथोनी। अरे वो खड़े बोल रहा ही तो है। हाँ मगर टॉपिक तो सुन, सद्भाव। सद्भाव? अरे मैडम, चेन्नई का कैप्टन झारखंड का, राजस्थान का कैप्टन कन्नड़ और कर्नाटक कैप्टन पंजाबी। हाँ वही तो है सद्भाव। भाई अपने अपने हैंकीज डाल दीजिए, इस हैट में डाल दीजिए। आब्रा का डाबरा। पापा, आब्रा का डाबरा, आब्रा का डाबरा। डैन डैन। ओके, मुस्कान का नेक्स्ट। saffron, white, green and
दिखाओ। तेरा पजामा फाड़ूंगा, कुर्ता फाड़ूंगा मैं। ताला, चाबी, भैया। भारत सद्भाव से ही बनता आया है और बनता रहेगा, अलगाव से नहीं। हमने वादे किए इस वतन के लिए, सर उठा के चले नाज इस पे हमें। गीत गाते रहे, गुनगुनाते रहे, हर दिल में खुशियों के रंग। तिरंगा जहाँ सर को उठा, वतन के वास्ते कुछ कर दिखा। सलाम हर सच्चाई को, सलाम हर अच्छाई को, सलाम हर इस जज्बे को, मेरा सलाम। सब हैरान हैं, हम चल पड़े नए मोड़ पे, नई सोच से खूब रंग है खिले, संग सब चल पड़े। हमें रोके हैं किसमें ये तंग, तिरंगा जहाँ सर को उठा, वतन के वास्ते कुछ कर दिखा। सलाम हर सच्चाई को, सलाम हर अच्छाई को, सलाम हर इस जज्बे को, मेरा सलाम। हमने वादे किए इस वतन के लिए, सर उठा के चले नाज इस पे हमें। गीत गाते रहे, गुनगुनाते रहे, हर दिल में खुशियों के रंग। तिरंगा जहाँ सर को उठा, वतन के वास्ते कुछ कर दिखा। सलाम हर सच्चाई को, सलाम हर अच्छाई को, सलाम हर इस जज्बे को, मेरा सलाम। शुक्रिया। तो ये थे भारत निर्माण के नए क्रिएटिव्स आपके लिए। मैं आपको बता दूं कि कुछ और स्पॉट्स भी हम चलाएंगे इस कार्यक्रम के अंत में, लेकिन फिलहाल मैं गुजारिश करूंगी सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी जी से कि वो आए और भारत निर्माण के संबंध में अपनी बात कहें। उसके बाद आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, उसका भी उत्तर देंगे। मनीष तिवारी जी। सम्मानित सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव विमल जुल्का साहब, हमारे साथ प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज पचौरी जी, एडिशनल सेक्रेटरी माथुर साहब, डीएवीपी के डीजी मोहंती साहब, पीआईबी की डीजी नीलम कपूर जी, अनुराग श्रीवास्तव जी, यहाँ पर उपस्थित सारे दोस्तों, सबसे पहले तो कल रात जो आईएनएस सिंधु रक्षक में हादसा हुआ है, उस पे हम सबको बहुत खेद है। हमारे मन और ख्याल उन परिवारों के साथ हैं जिनके सखे संबंधी उस पनडुब्बी में मौजूद थे। स्वतंत्रता दिवस की इस पूर्व संध्या पे मैं आप सबको अपनी ओर से और अपने मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं।
आप सब लोगों को याद होगा कि मई 2013 में हमने जो भारत की कहानी है पिछले 9 वर्षों की, जिसका 10वां साल 22 मई को आरंभ हुआ, उसको आपके समक्ष पेश किया था। वो जो प्रचार प्रसार का कार्यक्रम था वो 14 मई से लेकर 4 जून तक चला। उसके बाद हमारे पास जो उसके बारे में सुझाव आए उन सबको अपने संज्ञान में लेके एंड बिल्डिंग ऑन दी political stability, the social cohesion, internal security, economic development, and strides in international relations. We had then encapsulated and articulated the rights-based infrastructure which had evolved over those last 10 years. In this phase of the Bharat Nirman, and ladies and gentlemen, this would not be the last and not the least, we have endeavored to try and take it to another plane. The initiatives of the UPA government with regard to generating Aadhaar numbers, which has provided an identity to millions and millions of people across the length and breadth of this great land. The translation into reality of the direct benefits transfer to plug the last mile loopholes which were flagged, or rather first flagged, almost 2.5 decades back by then Prime Minister Shri Rajiv Gandhi. The Food Security Ordinance, now a bill which seeks to provide guarantee of food to 81 crore Indians across the length and breadth of this country. The effort which has gone into updating the entire paradigm of land acquisition so that people can get a fair value of their land holdings in case more than 80% decide to sell. The real estate regulator, which would ensure that the dreams of millions of young Indians to become house owners does not get shortchanged by unscrupulous builders. And of course, the effort which has been made with regard to giving an institutionalized identity to the street vendors, a creative which we could not show, which is still in the works. As I said, that there's many more to come, would further empower and further include millions and millions of our people in the development paradigm. Coupled with this, we have tried to emphasize on the core values, which are the founding values of this nation. Values which have stood us in very good stead over the last 66 years when countries around us succumbed to the scourge of theocracy. In the past 9 years, the 10th in place, there's a silent revolution which has swept across this land. Millions and millions of people
have been empowered as a result of the programs and policies put in place by the UPA government, some that we had articulated earlier, some we are articulating now, and of course some we will articulate in the future. But unfortunately, कई बार मैंने इस बात को कहा है कि ये जो भारत की कहानी है, ये जो रायसीना हिल के आसपास 2.5 मील का संवाद है, उससे कहीं आलोक हो जाता है. The voice of the silent majority somehow gets stifled. They become the unspoken souls in the story of this nation. This is but a humble attempt to try and mainstream that story. In a democracy, एक लोकतंत्र में, ये हमारा फर्ज है कि सरकार के जो कार्यक्रम हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, उनको हम लोगों के समक्ष लेके जाएं. और फिर ये लोगों पर निर्भर करता है कि उसका किस तरह से मूल्यांकन करें. सूचना और प्रसार मंत्रालय ने सभी संचार साधनों का उपयोग करते हुए ये एक पहल की है कि पिछले 10 वर्ष का जो राष्ट्र विकास और राष्ट्र निर्माण है, उसको लोगों के समक्ष रखा जाए. इसके जो कई अद्भुत पहलू हैं, वो जो प्रेस विज्ञप्ति हम आपके समक्ष रखेंगे, उसमें उसका उल्लेख और जिक्र किया गया है. और आखिर में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि इस एक बहुत मशहूर शायर फैज अहमद फैज ने एक बात कही थी कि जो दिल लगाने का ढप जानते हैं, वो तरकीब बरकीब सब जानते हैं. हमने इस वतन से और इस वतन के अवाम से दिल और ढब लगाया है. बहुत बहुत धन्यवाद. द फ्लोर इज ऑल योर्स. Yes, sir. Go right ahead. There's a mic coming to you. Sir, I must compliment you for some of the shorts are very good, and very catchy, and I'm sure it will appeal to a lot of people, and which is meant to do, because that's the only way they will get to see them if it takes their attention. But I have a question here, and the question is that apart from the food security bill, you have also referred to certain other laws which are still to come. And it is quite possible some of them either may not come, or like the food security bill may run into political difficulty with other parties raising objections. So was that a good idea? That's a good question. And as a lawyer by training and profession, we tend to lean on the side of the conservative. It's the remit of the Information and Broadcasting Ministry to put the programs and policies of the Government of India in the public space. That's the mandate we have under the Transaction of Business Rules. Now, programs and policies get implemented in two ways. Number one, through executive action, which you saw in the case of Aadhaar, the direct benefits transfers, some of the programs that we had showcased earlier, and some of them get implemented through legislative action. Those which require legislative action, we have made the position very abundantly clear. There has been no attempt to obfuscate. We do hope that all these very vital pieces of initiative do meet with the consent of the House. But as I earlier said,
the policy and the program intent of the UPA government was articulated both in 2004 and then again in 2009, and it falls to our remit without any attempt at obfuscation to put that fairly and squarely in the public space. Yes. You can sit and ask her. Of course, you have a very elaborate program for the television. Now, as far as social media is concerned, we already know that you are going to have a dedicated cell to showcase all developments, all achievements, and all big steps taken by various ministries. But how are you going to really work in this field, and what are some of the initiatives you take as far as the social media is concerned? Well, allow me to just recount a story which I keep telling. The internet was perhaps the most audacious experiment in anarchy, and it has succeeded. It represents the largest ungoverned space on planet Earth. Never before in the history of mankind has so much of power been in the hands of so many people concurrently at so many places. There is more digital data that is created every 2 days than it happened from the beginning of civilization till about 2003. So, it's a very paradoxical tale of two civilizations. A physical civilization which evolved over thousands of years, and a virtual civilization which has evolved. The new media initiative of the INB ministry which you referred to is an attempt to have an institutionalized presence in that virtual civilization. And new media, Twitter, Facebook, WhatsApp, and I don't even have all the variants on hand, they all ride in the back of the internet. So therefore, you will find that in future, governments would harness content agnostic platforms which do not fall casualty, if you permit my saying so, to editoritis, anchoritis, and allow us to communicate directly with the people. So yes, you will see a far, far more robust presence of government in the new media space in the years to come. If that's all, then we can... Oh, इधर सर, ये वीडियो क्लिप्स में जो आपकी उपलब्धियां हैं, जिसको आप इनिशिएटिव्स कह रहे हैं, वो सामने दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन खाद्य सुरक्षा का कानून जिसे अध्यादेश के तौर पर आप पहले लाए और अब कानून बनाने की कोशिशें हो रही हैं, संसद में जो हालात हैं वो साफ दिखाई पड़ रहे हैं. लैंड एक्विजिशन, उसे कल भी लिस्ट किया गया, आज भी लिस्ट किया गया, आसार ऐसे नहीं लग रहे हैं. आपको क्या लगता है, क्या ये संभव हो पाएगा? इसे कानून का रूप दे पाएंगे आप इन चुनाव के पहले? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है. इनमें से कई जो विषय हैं उनके ऊपर पहल यूपीए की दूसरी बारी से पहले शुरू हो गई. जैसे जो जमीन वाला लैंड एक्विजिशन का जो मुद्दा है या अध्यादेश है, और उसके बाद उसके ऊपर काफी बहस, चर्चा, वाद विवाद, संवाद स्थायी समिति में और बाहर भी हुआ, और अब वो संसद के विचाराधीन. ये कुछ जो विधेयक हैं, ये जो कुछ कानून हैं या कानून बनने जा रहे हैं, ये इस मुल्क के बुनियादी सवाल हैं. और यूपीए सरकार ने इन गुंझलों को सुलझाने की एक बहुत अग्रसर पहल की है, और हम ये उम्मीद करते हैं
कि बाकी राजनीतिक दल भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सर्वोच्च राष्ट्र हित को समक्ष रखते हुए इसके ऊपर रचनात्मक कार्रवाई करेंगे। जहां तक यूपीए सरकार का सवाल है, हमने अपनी मंशा साफ कर दी है। हमारी नीति और नियत में कोई फर्क नहीं। मनीष जी, कुल मिला के आपके जो जितने स्पॉट्स हैं अभी तक हमने देखे, आज शायद 7 या 8 अभी तक स्पॉट्स हमने देखे, अगर मैं गलत हूं तो ठीक कर दीजिएगा। मेरा जानना ये चाहता हूं आपसे कि कितना पैसा खर्चा किया गया इस पूरे कैंपेन के ऊपर, और आने वाले दिनों में आप कह रहे हैं कि आप इस तरह के स्पॉट्स और आने वाले हैं, इस तरह की स्कीम्स और आप बताने वाले हैं, तो कुल कितना बजट सैंक्शन किया गया है अपनी प्रचार करने के लिए, प्रसार करने की अपनी नीतियों को? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय को ये जिम्मा सौंपा गया है कि सरकार की जो नीतियां हैं उनका प्रचार प्रसार करें, और उसके लिए बाकायदा भारत का जो बजट है उसमें प्रावधान किया जाता है। उसके बाद नीतियां बनती हैं, नीतियां बनने के बाद उनको कैबिनेट से स्वीकृति दी जाती है, और स्वीकृति मिलने के बाद जो पैसा तकसीम होता है फिर उनको इन कार्यक्रमों में लगाया जाता है। अगर आपने पूछा ही है तो मैं आंकड़े आपको बता देता हूं। 2007-8 में 17 करोड़ और 87 लाख रुपए खर्च किए गए। 2008-9 में 46 करोड़ और 52 लाख रुपए खर्च किए गए। 2009-10 में 35 करोड़ और 8 लाख रुपए खर्च किए गए। 2010-11 में 48 करोड़ और 48 लाख रुपए खर्च किए गए। 2011-12 में 87 करोड़ और 78 लाख खर्च किए गए। 2012-13 में 103 करोड़ और 2 लाख रुपए खर्च किए गए, और 2013-14 में जुलाई 13 तक 12 करोड़ 48 लाख रुपए खर्च हुआ है। 40 करोड़ रुपए के कुछ लगभग जो बिल्स हैं शायद उनका भुगतान होना बाकी है। और अगर आप मेरी बात का बुरा ना मनाएं, इसमें जो अधिकतर पैसा है वो टेलीविजन चैनल्स की बॉटम लाइंस को बूस्ट करने के लिए दिया गया है। मनीष जी, एक छोटा सवाल है जी। इधर सर। हाँ। इसी से जुड़ा हुआ है, थोड़ा हट के फिर जुड़ जाएगा सर। आज जो आपने जो कहा है, कल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी इसका जनता के सामने रखेंगे इस बात को। इस चमकते भारत पर आपके विरोधियों को, खासकर नरेंद्र मोदी जी को विश्वास नहीं है। वो कह रहे हैं कि भारत में निराशा है और निराशा का ही प्रकटीकरण कल होगा, और जब हम सत्ता में आएंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो हम आशा दिखाएंगे और लोगों को उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। उम्मीद पर दुनिया कायम है। यही उम्मीद उनको 2004 में थी, फिर 2009 में उसी उम्मीद को जगाकर वो अग्रसर हुए। जनता शायद उस उम्मीद में भागीदार नहीं बनना चाहती। पर मैंने जिन व्यक्ति का आपने नाम लिया, उनकी प्रतिक्रिया सुनी थी। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात। 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री लाल किले से मुल्क का संबोधन करते हैं तो वो किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं बोलते, वो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर बोलते हैं। और किसी भी व्यक्ति को, और जिन सज्जन का आप जिक्र कर रहे हैं, तो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह का हल्का, गैर जिम्मेदाराना, मौकापरस्त और बेतुका प्रतिक्रिया देनी उनको शोभा नहीं देती। 15 अगस्त एक ऐसा मौका है जो दलगत राजनीति से ऊपर। प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो वो मुल्क के नुमाइंदे बन के बोलते हैं। 120 करोड़ भारतीय नहीं सुनते। इस विश्व में अनेकों ऐसे मुल्क हैं
जहां पर सिर्फ डिप्लोमैट्स ही नहीं या जो लोग कूटनीति से जुड़े हुए हैं, सिर्फ वो ही नहीं, बहुत और लोग भी बहुत ही ध्यान से माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनते हैं। इस तरह की बेतुकी बात करनी भी नहीं चाहिए। Sir, yeah. Yes, sir. Yes. Yeah. Just wanted to know how would you react to the fact that on the day when you're sort of launching the second phase of India's story and your cities, BJP has actually launched a website that talks about it says dark decade of governance in India. How would you respond to that? You say that 10 years of reaching people, changing lives. They say it's been a dark decade of governance. And I think people who are not able to surmount a fundamentally negative mindset are never able to identify with the people. If you look at these 10 years, or 9 years in the 10th beginning, in a wider perspective, you've seen political stability in the country. In fact, instability is a term which has almost disappeared from our political discourse. You've seen social cohesion in this country. Yes, there have been sporadic incidents here and there which are extremely unfortunate, but by and large there's been social cohesion. You've not seen the kind of things which characterized Gujarat in 2002. The internal security situation has by and large been stable. There have been certain blips on the economic radar, but if you look at it in a 10-year perspective, an 8.2% rate of growth during the 11th plan, when the whole world was crumbling under the deluge of an economic meltdown, and the significant strides in international relations. If the Bharatiya Janata Party or anybody else fails to see this reality, then I'm afraid that the only thing that I can possibly say is they seem to be living on some other planet. मनीष जी, हाँ जी प्रदीप जी, एक वक्त में इंडिया शाइनिंग को लेकर भी एनडीए सरकार ने कैंपेन शुरू किया था काफी, और उसकी काफी चर्चा रही थी, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाया था। अब भारत निर्माण जिस तरीके से यूपीए सरकार ने शुरू किया है, आपको लगता है दोनों की तुलना की जा सकती है? देखिए, ये सवाल शायद आपने पिछली बारी भी पूछा था जब हमने भारत निर्माण का पहला चरण यहाँ पे आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। सवाल ये है कि इंडिया शाइनिंग और भारत निर्माण में बहुत फर्क है। इंडिया शाइनिंग उस काल्पनिक परिस्थिति की उद्घोषणा कर रहा था जिसमें तब की तत्कालीन एनडीए सरकार जी रही थी। भारत निर्माण एक बहुत ही अग्नि सी बौनी सी कोशिश है कि जो इस देश में पिछले 9 वर्ष में एक मौन क्रांति हुई है, जिससे एक साइलेंट मेजॉरिटी का सशक्तिकरण हुआ है। इस 2.5 मील के संवाद में कहीं पर सुनने को नहीं मिलती, उसको उस 2.5 मील के संवाद के समक्ष रखने की ये कोशिश है। थैंक यू वेरी मच। देयर सम अदर स्पॉट्स। काफी सारे स्पॉट अभी अपडेट किए गए, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अभी जो इस समय देश में मुद्दे हैं, खास तौर पर विपक्ष जिनको लेकर लगातार आक्रमण कर रहा है सरकार के ऊपर, वो मुद्दे हैं महंगाई, भ्रष्टाचार और ये जो अलग अलग मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार संसद में भी हंगामा हो रहा है, तो क्या ये स्पॉट्स उन मुद्दों के ऊपर लोगों के सामने जो इमेज बनेगी, क्या सरकार की एक पॉजिटिव इमेज लेकर के जा पाएंगे इसको? देखिए, सवाल ये है कि जो कुछ राजनीतिक मुद्दे होते हैं जो वास्तविकता पर आधारित होते हैं, उन राजनीतिक मुद्दों का राजनीतिक जवाब
यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी समय समय पर देती रहती है। पर उसके साथ साथ ये भी जरूरी हो जाता है कि जो रचनात्मक काम पिछले 10 वर्ष में हुए हैं, जो जमीन पर एक सशक्तिकरण हुआ है लोगों का, जो आम लोग मुख्य धारा में शामिल हुए हैं, उसको भी आपके समक्ष रखा जाए। जहां तक विरोधियों को, विपक्ष को जवाब देने का ताल्लुक है, वो तो दो हाथ हम रोज करते ही हैं। Sir, you've responded to this, but I'd like to ask you, because you said that BJP was living in an imaginary world, etc. Don't you feel that your land acquisition advertisement is exactly that, promising 4 times the amount when there is no legislation to back that? And Aadhaar as well, there is no legislation to back the identity proof that people are being given? Well, let's understand something very clearly, that there are 39.4 crores, if I'm not mistaken, Aadhaar numbers which have been generated. Why did these Aadhaar numbers get generated? It is not that as if government was trying to force an identity down somebody's throat. Some of us who have the good fortune of being nominated by our parties to contest elections and do go out in the field and meet people, are aware that whenever an Aadhaar machine is installed in a particular area, the lines outside that Aadhaar booth are at times 3 miles long. I'll tell you an incident in my constituency. In one of our assembly constituencies called Ludhiana South, where a lot of migrant workers live, one of my councillors was telling me that I ran an Aadhaar center 24/7 for 13 days. I said, why 24/7? He said, sir, because people work in shifts. So we didn't want that their livelihood gets disturbed. So there has been a palpable groundswell of people seeking an identity so that they could get included. And insofar as the land acquisition is concerned, I think the UPA government should be applauded. A law which dates back to the 19th century, 1894. We've made an attempt, an honest, genuine, serious attempt to try and update it, to see that people, if they at all agree to get their lands acquired, get a fair value for their land. And it's unfortunate that a lot of this is falling victim to parties and politics. That's why we want people to rise above partisan differences and try and see things from a larger national perspective. We are charged with the remit of disseminating policies and programs of the government. This is a policy and a program of the UPA government. Some implemented through executive action, some through legislation, and where legislative consent is required, we put that out up front and straight, and we do hope that we would be able to persuade, convince, and also people will be able to introspect and rise above narrow partisan considerations. Thank you very much. We've got 4 more spots to see, and then we have some tea. Thank you. जल्दी करो वो दिनू क्यों संतोष बाबू महात्मा गांधी नरेगा योजना में मजदूरों के काम का हिसाब तो सही हो रहा है ना? अब हो रहा है कि नहीं हमें कैसे पता? मास्टरों को देख कर तुम पता लगाओ, फिर भी ना पता लगे तो RTI अपनाओ। लोग सूचना अधिकारी को लिखित आवेदन दो, 30 दिनों में ही तुम सही जानकारी लो। हम जानेंगे, हम हमसे जानेंगे। आप स्थानीय भाषा में भी लिखित आवेदन कर सकते हैं। BPL कार्ड धारकों के लिए आवेदन की कोई फीस नहीं है। आपने कितने दिन काम किया, अपनी मजदूरी का हिसाब, जॉब कार्ड प्राप्त लोगों के नाम, काम पर लगे मजदूरों की संख्या और उनके काम के दिन, ये सारी सूचनाएं आप RTI के तहत प्राप्त कर सकते हैं। सूचना का अधिकार मांगो हक से।
अरे कहाँ चला मुंगलू? क्या बताऊं मुंगलू भैया, मैं तो ग्राम पंचायत के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गया हूँ। पड़ोस के रामदीन का बीपीएल कार्ड कब का बन गया, मेरे की कोई खबर ही नहीं। पर तुम्हारा नाम तो लिस्ट में है ही नहीं, मैंने खुद देखा। पर मेरा तो सर्वे भी हुआ था, अब क्या करूं? बीपीएल कार्ड बनना था, अब तक नहीं बन पाया। लिस्ट में सर्वे के बाद भी नाम नहीं आया। हैंड पंप भी नहीं लगा, पर खर्च हुआ कितना? आरटीआई के आवेदन से अब मालूम होगा। हम जानेंगे। आप भी लोक सूचना अधिकारी को एक सादे कागज पर लिखित आवेदन करके आंगनवाड़ी, स्कूल, सार्वजनिक कुआं या तालाब, सामुदायिक केंद्र, डिस्पेंसरी या बीपीएल कार्ड आदि से जुड़ी कोई भी जानकारी अब आरटीआई के द्वारा 30 दिनों के भीतर हासिल कर सकते हैं। सूचना आपका अधिकार है। खाना दो। नहीं बना है आज खाना। क्यों? राशन वाला कहता है स्टॉक नहीं है। ये तो रोज रोज का झंझट है। तो तुम क्या कर सकते हो? दिन भर बस रेडियो सुनते रहना। जरा राशन कार्ड देना। अरे क्या है? हमें राशन चाहिए। स्टॉक ही नहीं है। तेल, चीनी, चावल सब राशन का सामान, सप्लाई की जानकारी और क्या है सही दाम। राशन के स्टॉक का अब पता लगाओ तुम, आरटीआई के तहत सूचना पाओ तुम। हम जानेंगे, हम हक से। अगर आरटीआई आवेदन के 30 दिन के भीतर आपको सूचना न मिले तो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से आप पहली अपील करें, और तब भी बात न बने तो राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील डालें। सूचना आपका अधिकार है। माँ, मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। स्कूल में दोपहर का भोजन यानी मिड डे मील तो मिलता है ना? कुछ नहीं मिलता। मुफ्त में कॉपी किताब और यूनिफॉर्म भी मिलेगा बोला था। वहाँ तो लड़कियों के लिए अलग से शौचालय तक नहीं है। सुविधा हो शौचालय की या कॉपी किताब का मिलना, यूनिफॉर्म का नहीं मिली तो आवेदन कब भी भरना। मिड डे मील नहीं मिले तो तुम हमसे पूछो, आरटीआई के तहत सही सूचना तुम लो। हम जानेंगे, हम हमसे जानेंगे। आप भी आरटीआई के तहत स्कूल के हेडमास्टर को सादे कागज पर लिखित आवेदन करके सूचना मांग सकते हैं। स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति या छात्रों को मिलने वाली सहायता जैसे स्कॉलरशिप, यूनिफॉर्म, छात्र छात्राओं के लिए अलग शौचालय एवं स्कूल को मिलने वाली धनराशि और सारी सुविधाएं या सामग्री का निरीक्षण और जानकारी आरटीआई से 30 दिनों के भीतर पा सकते हैं। सूचना आपका अधिकार है। इसके साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हम यही संपन्न करते हैं। आप सभी सादर जलपान के लिए आमंत्रित हैं। धन्यवाद। बंद कर दो।